हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। कृपया मैं आप आज को 3 अगस्त, आज हमारा कौन सा डेट है? ये हमारा है 3 अगस्त। तो मैं आपको आज 3 अगस्त का जो न्यूज़पेपर है, हमारा हिंदी न्यूज़पेपर जो दैनिक जागरण है, उसके में कौन कौन से जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना, उस चीज़ को मैं आपके सामने विस्तृत करूँगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे कि ये जो हमारा क्या कहते हैं न्यूज़ एनालिसिस है, ये आपको कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं तो सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे बीपीएससी का आप अगर मेंस लिख रहे हैं, मान लीजिए 67 का मेंस, सीडीपीओ या यूपीपीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, ये सारे एग्ज़ाम के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे ये। और आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कृपया वीडियो को अच्छे से देखेंगे और क्या कहते हैं, और भी जो आपको सगे संबंधी होंगे, दोस्त होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ। चीज़ों आज का जो पहला टॉपिक हमारा है क्या कि चीन की धमकियों को नज़रअंदाज कर ताइवान पहुंची नैन्सी पेलोसी। इसके बारे में क्या जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें। तो अमेरिकी संसद के निचले सदन क्या है, तो अमेरिकी संसद के निचले सदन स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार रात ताइवान पहुंच गई। पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीनी सेना ताइवान स्टेट की ओर बढ़ गई। चीन के सुखोई 35 लड़ाकू विमान ताइवान स्टेट को पार कर गए। यह स्टेट ताइवान को चीन की मुख्य भूमिका से अलग करता है। अमेरिका भी ने भी पेलोसी की सुरक्षा के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र, कौन सा, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्या किया है, तो और फिलीपीन सागर में, कहाँ, तो ये फिलीपीन सागर में दिया हुआ है। फिलीपीन सागर में यूएसएस रोनाल्ड रीगन और अन्य युद्धपोत के साथ विमान तैनात किया है। और क्या किया है, तो सेना की ओर बढ़ी। चीनी सेना जो है ताइवान स्टेट की ओर बढ़ी। इसके सुखोई 35 विमानों से उड़ान भरा गया है। और ये क्या होगा कि अमेरिका ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र और फिलीपींस सागर में युद्धपोत तैनात किए। तो इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। इसमें क्या है कि अलकायदा जो था वो मारा गया है। कौन है अलकायदा, तो अलकायदा जो है क्या कहते हैं, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में छुपा हुआ था। ये अमेरिकी संगठन जो है अलकायदा के सरगना, उनका नाम है आयमान अल जवाहिरी, को ड्रोन हमले में मार गिराया है। उस पर 2 हेलफायर मिसाइलें दागी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जवाहिरी के मारे जाने का ऐलान करके कि अब 9/11 मतलब 9/11 क्या, जो 11 में जो घटना हुई थी 9/11, इस बात को भी दोहराया जा रहा है चीज़ें। तो 9/11 हम लोग के पीड़ित जो परिवार है उसको न्याय मिला है। 11 सितंबर 2021 को अमेरिका में स्थित वर्ल्ड टूर टावर पर हमला की साजिश जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन ने मिलकर रचा था। ओसामा को अमेरिकी नौसेना कमांडो दस्ते ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के कहाँ, अवटाबाद में मार गिराया था। इस हमलों में 7 किसका यह भी हम देखेंगे कि 11 सितंबर 2021 को क्या हुआ था कि न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर, कहाँ, न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर आतंकी हमले की साजिश ओसामा के साथ मिलकर रचा गया था, जिसमें 2970 लोगों की मौत हो गई थी। दूसरा क्या हुआ, फिर बात करेंगे तो ये क्या कहते हैं, अक्टूबर 2000 में अदन में यूएसएस कोल पर आत्मघाती हमले की साजिश भी रची गई थी, जिसमें अमेरिका के 17 सैन्य और नौसैनिक मारे गए थे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो 1998 में भी घटना घटा था। केन्या और तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावास पर भी हमलों में भी जवाहिरी का भी हाथ था। मतलब इन्होंने बहुत सारे कारनामों ने किए हैं अमेरिका में। आगे इस तरह से बढ़ते हैं चीज़ें। भारत की सुपुत्रियाँ जो चैंपियन जीती हैं, अब कौन है वो उसको देखेंगे। तो कौन, तो 71 किलोग्राम में भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के बाद खुशी जाती हरजिंदर कौर। 17-10 से भारत की 4 दिवसीय सदस्यीय महिला टीम में लॉन वॉल फोर्स स्पर्धा के फाइनल अफ्रीका ने को हराया गया है। आगे चलेंगे। एक ये भी हमारा है कि जीएसटी के से परिवार पर नहीं बढ़ा है बोझ। इसी हमारे जो क्या कहते हैं ये सीतारमन जो है, तो वित्त मंत्री हमारी भारत के भी जो वर्तमान में सीतारमन है, तो उन्होंने मंगलवार को क्या किया, तो राज्यसभा में महंगाई पर संक्षिप्त चर्चा किए में उन्होंने बताते हुए कहा कि जीएसटी प्रणाली से क्या हुआ, तो जीएसटी प्रणाली से पहले रोज़मर्रा के कई आइटम पर वर्तमान दर के मुकाबले अधिक टैक्स देना पड़ता था और सरकार जो है महंगाई से इनकार नहीं कर रही है, लेकिन विपक्ष किसी भी बात को कहने से मानने से जांच परख लें।
ये उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि रिकवरी हो रही है और देश की बुनियादी मजबूत है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने भारत की तुलना बांग्लादेश और इससे श्रीलंका जैसे देशों से करने वाले विपक्षी पार्टियों को आड़े लिया। ये सब चीज़ें पॉलिटिकल इशू भी है चीज़ें। ये हम लोग बढ़ते हैं चीज़ें आगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा क्या कहते हैं, पुस्तक मेला जो है दिल्ली में आप जान रहे हो कि हर साल लगती है। तो इस साल 2022 में नहीं लग पाया क्योंकि जनवरी में क्या था कि आपको कोविड-19 का प्रकोप था, तो उस वजह से जनवरी से फरवरी हो गया, फरवरी से सितंबर में होने वाली थी। वो अब चीज़ें कहा जा रहा है कि वो अब चीज़ें फिर इस साल नहीं हो कि अब सिर्फ अब जाके फिर फरवरी 2023 में होगा ये महाकुंभ। कब होगा तो ये कहाँ लगता है तो दिल्ली के प्रगति मैदान में लगता है। विश्व पुस्तक पूरा क्या कहते हैं, पूरा अलग अलग देशों से भी आते हैं पुस्तक वहाँ से, और अच्छे रहते हैं पुस्तक उसमें। अगला है इसी बार के मैं कल बताया था यूएई में कैंपस खोलेगा आईआईटी। क्या करेगा, यूएई में कैंपस खोलेगा आईआईटी, और आईआईटी अब विदेशों में भी कैंपस खोलेगा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में कैंपस खोला जा सकता है। आईआईटी कैंपस खोलने की दिशा में कार्य कर रहा है। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री आईआईटी के यूएई में कैंपस खोलने की संभावना जताई है। तो वहाँ कार्य चल रहा है, खोला जा सकता है, खोलने की अनुमति मिल गई है। आगे चलेंगे चीज़ें इस तरह से। हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो ईडी के बारे में। चूँकि अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि ईडी का मामला बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है। तो ईडी का क्या है कि ईडी का कार्यकाल बढ़ाए जाने को चुनौती कोर्ट में दिया गया, उसमें मांगा गया, जवाब मांगा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाए जाने की जो चुनौती दिया गया तो उसकी याचिकाओं पर मंगलवार को नोटिस करते हुए केंद्र और केंद्रीय सतर्कता आयोग से जवाब मांगा है। इन याचिकाओं में उस संशोधित कानून को चुनौती दिया गया है जिसके तहत निदेशक के कार्यकाल में 5 साल तक के विस्तार की अनुमति दी गई है। इस पर उन्होंने जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस चीज़ के टॉपिक हम कर लिए कि यहाँ तक। और ये क्या है बताते हैं इसके बारे में और कि अगली सुनवाई अब 10 दिन बाद होगी, तब तक केंद्र ओबीसी को देना होगा, सीबीसी को देना होगा जवाब। 8 की याचिकाओं में केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021 को चुनौती दिया गया है, इस बात को ध्यान देना है। और संशोधित कानून में निदेशक के कार्यकाल में 5 साल के विस्तार की अनुमति दिया गया है कि हमको विस्तार करना 5 साल का बढ़ाया जाएगा कार्यकाल, उसके बारे में। और एक छोटा सा एक पीटी का इम्पोर्टेंट है कि सेना ने उफनती चिनाब की लहरों पर किया शक्ति परीक्षण। ये पीटी का है, ये जिस बात को ध्यान देंगे। छोटे छोटे टॉपिक आते हैं जो पीटी के में भी काम आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है हमारा है क्या कहते हैं आपका पराली से रिलेटेड है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पराली को लेकर क्या किया तो नीति तैयार करने को कहा है, पुलिस से तैयार करने के लिए कहा गया है। क्या कहा है तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM ने पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, जान रहे हैं पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश की नीति तैयार करने के लिए कहा है, जिससे क्या होगा कि ताकि थर्मल पावर प्लांटों में इस्तेमाल होने वाले धान की पराली को क्या होगा निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इससे क्या होगा कि पराली जलाने से होने वाले जो प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगा और किसानों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। ये उन्होंने कहा है नीति तैयार करने के लिए। कौन राज्य, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश को इसको कहा गया चाहिए। आपको पता ही है ये आगे चल रहा चाहिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा जो है ये चीज़ है क्या कि अधिसूचित क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को 100% कोटा। अब यहाँ है कि कहा जा रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को 100% कोटा असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्या ये जो है असंवैधानिक है, क्या है असंवैधानिक, उसके बारे में विशेषता से हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के 13 अधिसूचित क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण देने की असंवैधानिक घोषित कर दी। उसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती में स्थानीय निवासियों को 100% आरक्षण देने की झारखंड सरकार की अधिसूचना को रद्द करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि 100% आरक्षण न सिर्फ संविधान का अनुच्छेद 13 का उल्लंघन है बल्कि अनुच्छेद 16(2) का भी उल्लंघन है। इससे क्या होगा कि इसे गैर अधिसूचित क्षेत्र में रहने वाले को संविधान के भाग 3 में मिले मौलिक अधिकारों का ये उल्लंघन है। संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार मिला हुआ उसका ये उल्लंघन है। ठीक है, आगे चलेंगे चाहिए।
अब अगर फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 13(2) ये कहता है, क्या कहता है 13(2) कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो संविधान के भाग 3 मतलब मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। इसलिए अधिसूचित क्षेत्रों में स्थानीय निवासों को 100% आरक्षण देने वाली अधिसूचना और संवैधानिक और शून्य है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 16(3) का भी हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अनुच्छेद 16 का 3 का क्लॉज 3 में के तहत नौकरियों और नियुक्तियों के बारे में वर्ग और वर्गों को तय करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। इस फैसले में यह भी कहा है कि राज्य सरकार की अधिसूचना अनुच्छेद 35 का भी उल्लंघन करती है। इस बात को हम समझेंगे चाहिए कौन कौन अनुच्छेद का भी वर्णन किया गया। ये पीटी में खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मेंस में भी आपको क्या कहते हैं आर्टिकल को मेंशन करना जरूरी होता है। तो आगे हम लोग का आगे का टॉपिक है कि तालिबान की मुश्किलें बढ़ती, जवाहिरी की मौत। जैसे ही जवाहिरी की मौत हुई है तो इससे क्या होगा कि हमारा तालिबान की मुश्किलें बढ़ेगी। तो इसी मामले में है हमारा टॉपिक है कि रविवार की गस्त सुबह क्या हुआ। रविवार की सुबह में अमेरिका ने काबुल में एक ड्रोन हमला कर देता है, जिससे क्या होता है कि अलकायदा के मुखिया अयमान अल जवाहिरी की मौत के घाट उतार दिया, मतलब वो मौत हो जाती है उसकी। जवाहिरी ने क्या किया था कि मई 2021 में ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद अलकायदा की बागडोर संभाली थी, जिससे लादेन की हत्या भी जवाहिरी की तरह एक अमेरिकी हमले में हुई थी। अंतर बस जगह का अंतर था, लेकिन जिस तरह से उसको हत्या होती है इसका भी हत्या हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे आगे कि लादेन पाकिस्तानी सेना की किलेबंदी वाले एबटाबाद में मारा गया था। तो जवाहिरी का मारा गया काबुल में। जवाहिरी के 10 वर्षों के नेतृत्व में अलकायदा ने 9/11 जैसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम नहीं दी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर इसका कोई असर नहीं रहा है। आगे इस बात को समझेंगे, चीज़ों को आगे इस चीज़ को जानेंगे, इससे क्या हमारे भारत की स्पष्ट क्या हो सकता है चाहिए, भारत की क्या वहाँ पे स्थिति होगा। तो भारत क्या करेगा, संदेश भारत को स्पष्ट शब्दों में मांग करनी चाहिए कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गुटों जिसमें कि पाकिस्तानी गुट भी शामिल है, उससे अपने संबंध पूरी तरह से ख़त्म करने होंगे, क्योंकि चूँकि अफगानिस्तान में भारत के हित निहित है। इसलिए क्या होगा कि उसकी टीम को वहाँ मौजूद रहना चाहिए। ऐसा न होने से पर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को अफगानिस्तान में अपने हितों को पोषित करने और भारत के खिलाफ कार्रवाई करने में भी खुली छूट मिल जाएगी। ये भारत को अपना स्थिति स्पष्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को। आगे चलेंगे इसमें आगे जो हमारा है कि कचरा प्रबंधन में हो जन भागीदारी। अभी जो कचरा प्रबंधन प्रणाली वाला जो मामला है या कचरा का भी और ये तो वो भी बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा किए हुए है हमारे भारत में। तो भारत में ठोस अपशिष्ट का जो समुचित प्रबंधन है, न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य और परिवेश की सुंदरता के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जगह जगह खड़े कचरे के ढेर न सिर्फ गांव, कस्बे और शहर की तस्वीर को बदरंग कर रहे हैं। ये हम क्या कहते हैं, बदरंग करिए। हमारा एनवायरनमेंट का इशू है। एनवायरनमेंट की इशू हमारे बीपीएससी के सेकंड पेपर में भी है और यूपीएससी में भी है, पीटी प्लस मेंस दोनों में है। आगे बात करेंगे कि बल्कि प्रदूषण और बीमारियां भी फैला रहे हैं। ये देश के किसी भी हिस्से में कूड़े का अंबार अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूकता की कमी और जन सहभागिता के अभाव को प्रदर्शित करता है। और क्या करता है, तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली एक आदर्श और प्रगतिशील समाज की निशानी होती है। और स्वच्छ भारत मिशन जो हमारा है कि सफलता से भी इसी वैचारिक पर टिका हुआ है। आगे अगर बात करें तो कचरा उत्पन्न करना, अगर हम बात करें तो कचरा जो उत्पन्न करना है मानव समाज की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन ज़रूरी यह है कि लोग इसके प्रबंधन के बारे में जानें और उसका हिस्सा बने। अमूमन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 5 चरणों में संपन्न होता है। जो ठोस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हमारा 5 चरण में संपन्न होता है। कौन कौन चरण है, अगर फर्स्ट में देखेंगे क्या है कि पहले चरण में क्या होगा कि घरों में सूखे एवं गीले कचरे को पृथक करके अलग रख करके रखा जाता है। और दूसरा चरण में क्या होगा कि इसमें निगम की ओर से घर घर जाकर कूड़ा को संग्रहित इकट्ठा किया जाता है। तीसरा चरण में क्या होगा कि सूखे कचरे से पुनर्चक्रित होने वाले योग्य वस्तुएँ जो हैं, जो वस्तुएँ होंगे उसमें जैसे कि आपका प्लास्टिक है, कागज़, धातु, कांच आदि को छाँट कर अलग कर दिया जाएगा। और चौथा चरण में क्या होगा, यहाँ जो है हमारा चौथा चरण है उसमें अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्रों में कूड़े से खाद बनाने, बायोगैस निकालने, ऊर्जा उत्पादन करने, पुनर्चक्रित वस्तुओं का
बनाने का कार्य किया जाता है। और 5वें अंतिम चरण में क्या करेंगे कि प्रसंस्करण के बाद जो बचा हुआ जो अवशिष्ट है उसको भूमि में दबा दिया जाता है। एक कुशल ठोस अवशिष्ट प्रबंधन प्रणाली यह अपेक्षा करती है कि कूड़ा करकट से अधिक उपयोगी पदार्थ को निकाला जाए और कम से कम कूड़े को लैंडफिल किया जाए। इस बात को भी हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद आगे है क्या कहते हैं कि हमारा नियमावली भी है, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियमावली है 2016 का सरकार का, जिसमें कूड़ा उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारी को भी तय करता है ये। और अवशिष्ट प्रबंधन में सभी लोगों की हिस्सेदारी अनिवार्य है। थोड़ी सी समझदारी दिखाकर प्रदूषण के फैलाव को रोक लगाई और जीवन की गुणवत्ता जो है उसको बढ़ाई जा सकती है। तो इस बात लोग हम लोग समझ गए, एनवायरनमेंट का टॉपिक था। आगे हमारा है 5G। जो 5G का जो चर्चा में है, अगले जो हमारे 5G हमारे भारत में एंट्री करने जा रहा है, आपको जानकारी है, ये हमारा अक्टूबर में भारत में स्टार्ट हो जाएगी ठीक है 5G सेवाएं। अब जानेंगे कि 5G सेवाएं होता क्या है। और बात करें 5G का कि क्या है तकनीकी 5G का मतलब क्या होता है, 5G है क्या ये, तो 5G के बारे में बात करेंगे। तो 5G तकनीक एक तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी है, जिसमें क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी रेडियो वेव तरंगों का इस्तेमाल होता है इसमें। और 5G तकनीक की जानकारी जो हमारा रेडियो तरंगों के बारे में समझने से भी मिल सकता है। यह फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में नापी जाती है। कोई रेडियो तरंग खुद को दोहराने में जितना समय लगाती है उससे उसकी वेवलेंथ कहा जाता है। जब रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है तो उनकी वेवलेंथ कम होने लगता है। समझेंगे इस बात को। आगे क्या है कि हालांकि 5G तकनीक के कुछ खतरा भी है। कुछ खतरा क्या है, तो 5G तकनीक कुछ खतरों का भी दावा किया गया, लेकिन इसमें इनको प्रमाणित नहीं किया जा सका है। ऐसे में उम्मीद यही है कि 5G की मदद से देश में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क में तेज़ी आएगी, इंटरनेट में और ज़्यादा तेज़ी आएगी, मतलब स्पीड ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है। आगे अगर बात करें कि कहा जा रहा हमारा जुलाई महीने में जो बेरोजगारी का स्तर जो था वो कम हुआ है। जुलाई में क्या हुआ है कि कुछ जो बेरोजगारी का दर जो था वो 7 से 6% आ गए। क्यों देखेंगे, जुलाई में 6 माह के निचले स्तर पर 6.80 पर पहुंची बेरोजगारी दर। तो मानसून के दौरान कृषि संबंधी गतिविधियों में सुधार के चलते बेरोजगारी दर में कमी आई है। इसका एक रिपोर्ट जो जारी करता है उसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग CMI। क्या नाम है, CMI जो है क्या है, तो CMI कौन, तो CMI के अनुसार जुलाई में बेरोजगारी दर 6.80% रही है, जो बेरोजगारी दर की यह बीते 6 माह का निचला स्तर है। जून में बेरोजगारी दर 7.80% थी। ये हमारा डाटा जो हमारे मेंस में लिखने का काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है चीज़ें। अब बात करेंगे कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो हमारा हरियाणा में क्या है, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी दर 26.9% रहा है हरियाणा में। तो दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है जम्मू कश्मीर, राजस्थान तीसरे नंबर पे है राजस्थान, और चौथे नंबर पे हमारा बिहार है, और झारखंड 5वें स्थान पर है। तो ये हमारा डाटा था, बेरोजगारी के मामले में सुधार हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो आगे चलेंगे इस मामले में आगे। तो यहाँ तक हमारा जो है सो आज का चीज़ें, ये जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको मैंने अच्छे से क्लियर किया है, उसको आप देख लेंगे। बाकी न्यूज़पेपर वो सेंड हो ही जा रहा है PDF, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्या क्या पढ़ना है चीज़ों को। आप लोग से यही उम्मीद रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और जितना हो सके आप इसको शेयर करने का प्रयास करें। कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो तैयारी करने वाले हैं उनको जो है सो और अच्छा हो, तैयारी करने में उसको सुविधा मिल सके, अच्छा हो सके, इसे समझने में भी आसानी होगी चीज़ों को। ठीक है, तो हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है, इसी समय में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।